me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं केल को। सुपर सैयन गॉड यामोशी ने केल को पोर्टल्स की मदद से उठा लिया है। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी ने केल का माइंड फ्रेश कर दिया है। उन्होंने केल से कहा है तुम्हें ये काम करना है, उसे सारी चीज़ समझा दी है और कहा अगर तुम ये सब करोगे तो ये सैयन स्पीशीज़ पर एक काफ़ी बड़ा एहसान होगा जो तुमने किया। केल सुपर सैयन गॉड यामोशी से पूछती है अगर इसमें मैं गलती से भी फेल हो गई तो क्या होगा। तो फिर सुपर सैयन गॉड यामोशी केल को जवाब देती है अगर तुम इसमें फेल हो गई तो जितनी मेहनत मैंने करी है वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी और साथ ही में सैयन स्पीशीज़ के ऊपर जो चीज़ें अच्छी होनी है वो सब होगी ही नहीं। और साथ ही में ये ओमनी किंग्स हम सैयन्स को ऐसे ही भगाते रहेंगे और तंग करते रहेंगे। तुमने देखा ही होगा तुम्हारे पूरे के पूरे यूनिवर्स को ओमनी किंग ने इरेज कर दिया था। ज़रा सोचो अगर टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर गोकू की टीम ना जीतती तो क्या होता। तो फिर सारे सैयन्स का खात्मा ना हो जाता क्योंकि जेनो कोई सेल्फिश विश मांगने पर पूरे के पूरे कॉस्मोस को ही ख़त्म करने वाला था। इस मोड पर सुपर सैयन गॉड यामोशी ने केल का काफ़ी अच्छे से ब्रेन वॉश किया है क्योंकि अब केल को सुपर सैयन गॉड की बातें वाकई में काफ़ी अच्छी लगने लग गई है। और साथ ही में इस मोड पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और गुस्सा किससे है, ग्रैंड प्रिंस, जेनो, जाल्मा, इन तीनों से और काफ़ी हद तक उसके एंजल और डिस्ट्रॉयर से क्योंकि उनका जो डिस्ट्रॉयर है वो भी काफ़ी हद तक वीरस की तरह ही है। तुम मुझे मेरी फेवरेट डिश दो और मैं तुम्हारे प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। ये एक चीज़ केल को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और साथ ही में चांपा ने काफ़ी बार कलीफ्ला को तंग किया है, मतलब कि उसे काफ़ी बार डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी है। फिर हम देखते हैं सुपर सैयन गॉड यामोशी की अब तक की सबसे परफेक्ट क्रिएशन। ये असल में एक सैयन स्पॉट की तरह लगने वाला एक स्पेसशिप है। ये काफ़ी ज़्यादा हाईटेक है और ये केल के लिए बनाया गया है। इसके अंदर सुपर सैयन गॉड यामोशी ने सैयन रेल्म के पूरे कोऑर्डिनेट्स को डाल दिया है। ये सुपर सैयन गॉड की अब तक की सबसे परफेक्ट क्रिएशन है क्योंकि जब भी ये ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर केल की जान को खतरा होगा तो ये अपने आप ही पत्थर की तरह लगने लग जाएगा। पर जैसे ही इसे सेफ फील होगा वैसे ही ये अपने नॉर्मल अंदाज में वापस आ जाएगा। और इसका गोल शेप होने की वजह से ये काफ़ी सारे रेडियो एक्टिव किरणों का इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कि रेडिएशन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है सुपर सैयन गॉड यामोशी को। और सुपर सैयन गॉड यामोशी ने इसके अंदर पूरे एक साल का खाना पैक करवा दिया है। इस मोड पर केल अपने इस मिशन पर निकले उससे पहले केल सुपर सैयन गॉड यामोशी से पूछती है अगर मैं इसके अंदर फेल हो गई तो क्या होगा। सुपर सैयन गॉड यामोशी कहते हैं अगर तुम इसमें फेल हो जाओगी तो एक तो तुम यही कहीं बीच में अटक जाओगी, ना ही तुम मल्टीवर्स में आ पाओगी, ना ही तुम सैयन रेल्म पहुँच पाएगी और साथ ही में जितनी मेहनत मैंने करी है वो सारी ही मेहनत बर्बाद हो जाएगी, वो अलग। और साथ ही में अगर तुम पूरी तरह से सैयन रेल्म में पहुंच जाती हो तो तभी तुम्हारा काम पूरी तरह से परफेक्ट होगा। पर अगर सैयन रेल्म में तुम तुम्हारी प्रॉब्लम बताती हो पर फिर भी वहाँ के एम्पायर्स तुम्हारी बात नहीं सुनते तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि वो तुम्हारी बात सुने और कोई ना कोई एक्शन ले। इस मोड पर केल समझ चुकी है कि अगर सैयन एम्पायर्स ने केल की बात को नहीं माना तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि केल यहाँ पर नहीं आ पाएगी और केल वहीं पर फंस जाएगी और इससे हो सकता है केल की वहाँ पर मौत भी हो जाए और केल वापस मल्टीवर्स में नहीं आ पाएगी, वो बात तो है ही। इस मोड पर मल्टीवर्स में किसी को भी नहीं पता कि केल कहाँ पर है तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। केल जैसे ही उस स्पॉट में बैठने आगे बढ़ती है वैसे ही सुपर सैयन गॉड यामोशी केल के पास एक किताब देते हैं और कहते हैं इस किताब को हो सके तो सैयन एम्पायर्स को दे देना। मैं जानता हूँ इस लैंग्वेज को तुम नहीं समझ पाओगी पर सैयन एम्पायर्स इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे तो ये किताब उन्हें दोगी तो ये अच्छा रहेगा। और केल ये सुनकर उस किताब को अपने पास रख लेती है। फिर केल उस पॉट में बैठ जाती है और केल उस किताब को संभाल कर रख देती है। हम देखते हैं कि ये पॉट इतना भी छोटा नहीं है जितना लगता है, ये काफ़ी बड़ा पॉट है। इसके अंदर केल जैसे 10 से 12 लोग इजीली रह सकते हैं 1 साल तक और 1 साल का खाना होने की वजह से अब केल को कोई भी चिंता नहीं है अपने सर्वाइवल की। उसे बस वहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर सारे सैयन्स रहते हैं यानी कि सैयन रेल, पर वहाँ के कोऑर्डिनेट फिट होने की वजह से केल को वो भी चिंता नहीं है। इस मोड पर केल गॉड रेल्म से रवाना होकर सैयन रेल्म के लिए निकल चुकी है। फिर सीन एक मिस्ट्रियस कैरेक्टर के ऊपर जाता है।
हम देखते ही कि ये कैरेक्टर किसी से तो कहता है, तो सलागा हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की चीज़ें चलती रहती है, तो कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी सुनने को मिल रही है कि तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट से जो भी खाने की चीज़ें हैं वो जहरीली है या फिर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिलावट की जाती है। कल एक औरत हमारे पैलेस पर आई और उसने मुझसे ये शिकायत करी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का दूध पीने की वजह से उसका बेटा मारा जा चुका है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइज़न था। और जब हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर पॉइज़न डाला नहीं गया था। असल में वो पूरा दूध ही केमिकल से बना हुआ था और वो केमिकल पेट में जाने के बाद पॉइज़न बना। फिर हम देखते हैं सलागा को। सलागा असल में एक ऐसा सय्यन है जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इस मोड पर वो मिस्टीरियस कैरेक्टर और सलागा दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे। सलागा कहता है, हाँ इस बात को मैंने भी सुना और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का दूध पीने की वजह से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। और मैंने काफ़ी ढूंढा और मुझे वो साइंटिस्ट मिल ही गया जिसने एक केमिकल क्रिएट किया था। मैंने उसे काफ़ी बड़ी सज़ा दी है, मैंने उसे फांसी की सज़ा दे दी है। अब से कोई भी ऐसी चीज़ करेगा मुझे नहीं लगता। और अब मैंने जो हमारे यहाँ के दुकानदार जो बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती बढ़ा दी है जिससे कि वो लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। फिर हम इस मिस्टीरियस कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है गोहान। गोहान कहता है, उस साइंटिस्ट को आपने ढूंढ लिया है तो आप उसे फांसी पर चढ़ाने ही वाले हैं तो उसे पूरे बाज़ार के बीच में फांसी पर चढ़ाया जाए। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि उसे फांसी पर चढ़ता देखकर जो लोग मिलावट करेंगे वो अपने आप में ही डरेंगे और कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ऐसी चीज़ वापस से करने की। आपको तो पहले ही पता है हम लोग इंसान नहीं, हम लोग सेंस है। इंसान ही है जो एक दूसरे के खाने में मिलावट करते हैं, मुश्किल हालात में एक दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। हम संयम ऐसे नहीं हैं, हमें एक दूसरे का एथिकली रहना है। फिर सलागा गोहान से कहता है, हाँ अभी मैं हमारे यहाँ के रूल्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने वाला हूँ। फिर सलागा आगे कहता है कि आपने कहा था कि एक औरत आपके पास आई थी कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। अब मैं उसके बेटे को तो जिंदा नहीं कर सकता, पर नुकसान भरपाई के तौर पर वो मुझसे जो मांगेगी मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। गोहान कहता है कि नुकसान भरपाई, अब तुम्हें नुकसान भरपाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिसने ये किया है तुम उसे फांसी की सज़ा दे ही रहे हो। असल में मैंने उसकी नुकसान भरपाई पहले ही कर दी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फीमेल सेन इस टाइम में बैटल अरीना को देख रही होती है। फीमेल सेन कहती है, मुझे मानना पड़ेगा सन बारडॉक और सन गोकू के ऊपर इन्वेस्ट करके मैंने कोई भी गलती नहीं करी। अगर मेरे काम को कोई परफेक्टली कर सकता है तो ये दोनों ही कर सकते हैं, इनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल है परफेक्ट। और फिर वो गोकू और बारडॉक इन दोनों को ही चेयर करने लग जाती है। पहली बैटल गोकू की थी और गोकू ने एक ही अटैक में अपने अपोनेंट को पूरी तरह से नॉकआउट कर दिया था। इसकी वजह से गोकू इतने एफर्ट्स लगाए बिना ही जीत गया। फिर सेकेंड मैच को अनाउंस किया जाता है। ये जो सेकेंड मैच होने वाली थी ये होने वाली थी बारडॉक और इस बॉडीगार्ड के बीच। पर जो इस मैच को अनाउंस करती है वो सारी चीज़ें रिवील कर देती है। वो कहती है अब तक के इस डिस्ट्रिक्ट के सेकेंड सबसे पावरफुल सेन जो सैन एम्परर के बॉडीगार्ड है, इस डिस्ट्रिक्ट में इनके ऊपर कोई भी नहीं। ये सुनते ही जैसे बारडॉक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। बारडॉक अपना जो फालतू कपड़ा था जो उसके कमर पर लगा हुआ था उसे निकाल कर एक जगह पर रख देता है और अपना बैटल आर्मर पहनने लग जाता है। बारडॉक की एक हल्की सी स्माइल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ही इविल स्माइल लगने लग जाती है। फिर जैसे ही दोनों ही बैटलफील्ड में आ जाते हैं वैसे ही बारडॉक एक काफ़ी पावरफुल सा पावर अप स्टार्ट करता है। फिर बारडॉक अपनी मैक्सिमम पावर पर जाने का ट्राई करता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं इसे अपने सारे पत्ते क्यों दिखाऊं, एक काम करता हूँ एक पत्ता छुपा के रख देता हूँ। और इसका मतलब कि बारडॉक अभी अपनी सेकेंड लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन उसे दिखाने वाला है। फिर बारडॉक अपनी सेकेंड सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि लाइट ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आते ही बारडॉक की पावर इंस्टेंटली बढ़ जाती है और बारडॉक की पावर देखकर जो भी लोग स्टेडियम में थे वो झटका खाकर उठ पड़ते हैं, क्योंकि ये पावर सेन एम्परर से कम तो बिल्कुल भी नहीं थी और सेन बॉडीगार्ड से तो काफ़ी ज़्यादा थी। इस मोड पर सेन बॉडीगार्ड भी बारडॉक को देखकर डरने लग जाता है और बारडॉक किससे देखने वाला था। जैसे ही उसने सुना कि सेकंड सबसे पावरफुल सेन है, बारडॉक उस पर कूद पड़ा और उसने अपनी पूरे पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। इन दोनों की ही बैटल स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि इनकी बैटल की वजह से पूरा स्टेडियम हिलने लग जाता है। इसके अंदर बॉडीगार्ड अपना पूरा जोर लगा रहा होता है, पर बारडॉक अपनी 50% पावर के अंदर ही उसे इजीली डोमिनेट कर पा रहा था।
पर इन दोनों की बैटल में बारडॉग के पास अपर हैंड था और जो सेन बॉडीगार्ड था उसे फाइट करते समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बारडॉग उसे चिल्ला कर कहता है अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करो, पर वो कहता है ये मेरी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। बारडॉग कहता है पत्ते छुपा कर भी क्या ही फ़ायदा, और बारडॉग अपने सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में जाकर उसे एक पावरफुल पंच मारता है। बारडॉग के एक पंच में सेन बॉडीगार्ड की हालत डाउन हो गई थी और सेन बॉडीगार्ड ये सेकंड सबसे पावरफुल सेन है उस डिस्ट्रिक्ट में। इसकी वजह से जितने भी कंटेस्टेंट वहाँ थे वो लोग अपना नाम एक एक करके वहाँ से रिमूव करने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग मरना नहीं चाहते। और सीधा यहाँ पे ये होता है कि बारडॉग और गोकू दोनों ही विनर बनते हैं इस पूरे टूर्नामेंट के, और वो भी सिर्फ एक एक बैटल करे। इसकी वजह से तुम लोग समझ सकते हो कि गोकू और बारडॉग को बैटल करने का वो मज़ा नहीं आया। फिर जो हमारा बॉडीगार्ड है वो अपनी घायल हालत में भी बारडॉग से लड़ना चाहता था। बारडॉग उसकी विल की तारीफ़ करता है और कहता है तो तुम वाकई में एक बॉडीगार्ड कहलाने लायक हो। बारडॉग उससे बैटल करना चाहता था, पर उसकी हालत देखकर बारडॉग को उस पर दया आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि फीमेल सेन कंटेस्टेंट एरिया में आ रही होती है और उस मोमेंट पर जो 10 सैयन का ग्रुप था, मतलब 10 मेल सैयन्स का ग्रुप था, वो वहाँ से जा रहा था। तभी फीमेल सेन उन्हें बीच में ही रोक लेती है और उनके हाथ में एक गोल्ड कॉइन रख लेती है। एक गोल्ड कॉइन की कीमत पूरे $1000 होती है। इसका मतलब कि 10 लोगों को $100 मिल चुके हैं, उनके एक मंथ की कमाई से भी ज़्यादा। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है ये इसकी वजह से क्योंकि तुमने तुम्हारा मुंह बंद रखा, अब यहाँ से चले जाओ और कभी हमें नज़र मत आना। और फिर फीमेल सेन गोकू के पास जाती है और गोकू से कहती है अभी हमें सेन एम्पायर के साथ बैटल करनी चाहिए, और इस बात पे गोकू एग्री करता है क्योंकि इस मोड पर गोकू ने कोई भी बैटल नहीं लड़ी और अब उसे बैटल लड़नी है। तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर फीमेल सेन गोकू से ये कह रही है कि अब उन्हें सेकंड सेन एम्पायर के साथ बैटल करनी चाहिए। तो सेकंड सेन एम्पायर के साथ बैटल करते समय क्या होगा? क्या गोकू को टफ फाइट मिलेगी? क्या गोकू हार जाएगा? गोकू हारेगा या सेन एम्पायर हारेगा? इसका जवाब तो हमें अपनी आगे वाली वीडियो में पता चलेगा। और साथ ही में हमें यहाँ पर गोहान देखने को मिला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मैजेस्टिक गोहान है, पर ये गोहान पहले की सीरीज़ में जो हमने देखा उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है और एग्रेसिव है। तो इसकी बैक स्टोरी क्या रही होगी? तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा निकल के आते, तो इन फैसलों के जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।